सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। जेनेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? दैट मीन्स वी हैव टू आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द HFR स्ट्रैंड। सो F फैक्टर इज इंटीग्रेटेड इन द जीनोम। हाँ, ये एकदम सही बात है, क्योंकि HFR का मतलब यही होता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे व्हाट इज HFR, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि HFR का मतलब ही एग्जैक्टली यही है कि जब आपका F प्लाज्मिड जब मेन क्रोमोजोम के साथ में राइट जब इंटीग्रेट हो जाए। एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे पास में एक मेन DNA है, मेन क्रोमोजोम है, मीन्स मेन जीनोम है। इसके पास में एक इंसर्शन सीक्वेंस है, और जब हम इसके साथ में इंटीग्रेट करते हैं हमारे प्लाज्मिड DNA को, दिस इज द प्लाज्मिड DNA, इसका साइज छोटा है कंपेयर टू द मेन जीनोम, एंड दैट प्लाज्मिड इज नोन एज F प्लाज्मिड। और अब आपका ये जो F प्लाज्मिड है वो मेन क्रोमोजोम्स के साथ में, मेन जीनोम ऑफ बैक्टीरिया के साथ में, मेन जीनोम के साथ में होगा इंटीग्रेट। कर देते हैं इंटीग्रेट। ओके, सो मैं यहाँ से इन दोनों को कट करूँगा। कट करने के लिए मेरे पास में बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, राइट। मैं यहाँ से इन दोनों को कट करने जा रहा हूँ, एंड देन मैं वापस से इन दोनों को लाइगेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो ये स्ट्रैंड्स को मैं यूं अटैच करने जा रहा हूँ। इस तरीके से मैंने जो कॉन्जुगेट DNA बनाया है, दैट कॉन्जुगेट DNA इज नोन एज HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, F factor is integrated, yes, this is the F factor is integrated in the genome, yes, right। तो ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली राइट है, हम इसको रॉन्ग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसने बोल ही दिया मेन जीनोम के साथ में F प्लाज्मिड इंटीग्रेट हुआ है। क्रोमोसोमल मार्कर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट। जब आप HFR के थ्रू मीटिंग करते हैं, राइट, आप तो नहीं करेंगे बट बैक्टीरिया जब भी करेगा। सो क्रोमोसोमल मार्कर्स, जो क्रोमोसोम्स के ऊपर मार्कर्स हैं, क्या वो ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट? डेफिनेटली वो रिसिपिएंट के अंदर जाएंगे। तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। दे एक्ट एज ए डोनर इन द क्रॉस, ये भी एकदम सही बात है। HFR वर्क एज ए डोनर इन द क्रॉस, क्योंकि यही तो डोनर की तरह काम करने जा रहे हैं, राइट। लेकिन क्या पूरा का पूरा HFR ट्रांसफर हो सकता है? HFR का साइज, क्योंकि मेन जीनोम प्लस F प्लाज्मिड के साइज को मिलाकर है, राइट। टू ट्रांसफर दिस HFR वी रिक्वायर्ड वेरी मच टाइम, मीन्स टू मच टाइम इज रिक्वायर्ड। मतलब हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि ये DNA पूरा का पूरा ट्रांसफर होने के लिए जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। साइज ऑफ DNA, साइज ऑफ DNA, जो साइज है DNA की वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम एक मीटिंग परफॉर्म कराते हैं बिटवीन, अगर एक मीटिंग परफॉर्म होती है बिटवीन F पॉजिटिव बैक्टीरिया एज ए डोनर, राइट, एंड रिसिपिएंट इज F नेगेटिव, तो जब ये वाली मीटिंग होगा तो यहाँ से पूरा का पूरा DNA, F पॉजिटिव DNA मीन्स F प्लाज्मिड DNA, रोलिंग सर्कल के थ्रू, रेप्लिकेशन का मोड कौन सा है? रोलिंग सर्कल। रेप्लिकेशन इज थ्रू रोलिंग सर्कल। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के थ्रू दोनों के दोनों बैक्टीरिया इसके अंदर तो रेप्लिकेशन करके यहाँ पहुँच गया, तो इसके पास भी तो इसकी कॉपी रहेगी, राइट। तो डोनर तो F पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। रिसिपिएंट जिसके पास में F प्लाज्मिड वाला DNA नहीं था, तभी तो हमने बोला कि वो F नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स उसके पास में F प्लाज्मिड DNA था ही नहीं। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा F पॉजिटिव के अंदर। दैट मीन्स अगर मैं ऐसा करता हूँ, दैट मीन्स अगर मैं इस तरीके से करता हूँ कि यस मेरे पास में मेरे को कॉन्जुगेशन कराना है दो बैक्टीरिया के बीच में, एक बैक्टीरिया को मैंने बोला F नेगेटिव बैक्टीरिया, दूसरे को मैंने बोला F पॉजिटिव। ये F पॉजिटिव है, ये F नेगेटिव है। हमने किसको बोलेंगे F पॉजिटिव? जिसके पास में प्लाज्मिड DNA होगा।
तो प्लाज्मिड डीएनए किसके पास बोलेंगे, किसको बोलेंगे F नेगेटिव, जिसके पास में प्लाज्मिड डीएनए इज प्रेजेंट कि एब्सेंट, प्लाज्मिड डीएनए इज एब्सेंट। तो किसी ने मेरे को बोला कि क्या ये रोलिंग सर्कल से रेप्लिकेट करके पहुंचेगा, हाँ, तो ये रोलिंग सर्कल से रेप्लिकेट करके पहुंच रहा है यहाँ पे। तो जैसे वो रोलिंग सर्कल से रेप्लिकेट करके यहाँ पहुंचता है तो ये तो ऑलरेडी F पॉजिटिव है, तो ये भी तो F पॉजिटिव हो चुका है, ये तो शुरू से F पॉजिटिव था। उसी तरीके से अगर हम F प्राइम वाले को ट्रांसफ़र करते हैं, F प्राइम का मतलब है उसके पास में, अगर मैं इसी को F प्राइम बोलूँगा तो मैं कैसे बोलूँगा, या फिर एक नया बना लेते हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे एक बैक्टीरिया के पास में जो जीन्स हैं वो मेन क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं, लाइक एलानिन सिंथेसिस, राइट, सेरिन अमाइनो एसिड, NAD+ सिंथेज, जबकि F प्लाज्मिड के पास में कोई भी जीन्स नहीं है। ओके, F प्लाज्मिड के पास में कोई भी जीन्स नहीं है। ओके, कुछ मिला के मोबिलिटी मॉब जीन्स या फिर ट्रांसफ़र वाली जीन्स है, ट्रा जीन्स है। बट अगर एक ऐसा F प्लाज्मिड हम बनाएं जिसके पास में कुछ बैक्टीरियल डीएनए आ जाए, कुछ बैक्टीरिया की जीन्स आ जाए, से फॉर एग्जाम्पल एलानिन, से फॉर एग्जाम्पल हिस्टिडीन, और है वो F प्लाज्मिड, so that means that type of F plasmid is known as F prime. So what is F prime? A plasmid that contain what? Bacterial genes. तो F plasmid अगर conjugation में participate करता है और दूसरे F नेगेटिव के साथ में अगर वो conjugate करता है, F नेगेटिव के साथ में अगर उसको हम conjugation कराते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो जब conjugation ट्यूब बनेगी तो क्या ये भी वापस से F प्राइम और F पॉजिटिव हो जाएगा? यस। तो F प्राइम कॉन्जुगेट क्रॉस विथ F नेगेटिव, बोथ बिकम F प्राइम और F पॉजिटिव। लेकिन जब हम HFR के थ्रू कॉन्जुगेशन कराते हैं तो क्या कंप्लीट का कंप्लीट HFR ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट? डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। HFR इज नॉट एबल टू ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट, तो दैट मीन्स द प्रोजेनी ऑफ द क्रॉस ऑलवेज बिकम F पॉजिटिव। ये राइट स्टेटमेंट है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है? प्रोजेनी कभी भी एग्जैक्टली क्रॉस का जो प्रोडक्ट होगा वो कभी भी F पॉजिटिव नहीं बन पाएगा, वो हमेशा F नेगेटिव बन पाएगी। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, इसलिए राइट आंसर इज डी। When HFR strain of E. coli is cross, जब मैं एक HFR strain of E. coli is cross with the F negative strain, recombinates obtain are। इससे जस्ट आपको एक सेम क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, आप उसी वीडियो सॉल्यूशन को दोबारा से प्ले करेंगे, राइट। तो आप क्या करेंगे, HFR स्ट्रेन लेंगे। यस, एक HFR हमने स्ट्रेन लिया, राइट। HFR को कैसे बनाया था हमने? जब मेन क्रोमोसोम कॉन्जुगेट हो जाता है विथ प्लाज्मिड, मेन क्रोमोसोम प्लाज्मिड के साथ में कॉन्जुगेट होता है, तो दैट टाइप ऑफ डीएनए इज नोन एज HFR। बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, आपको सिंपल HFR यहाँ टाइप करना, आपको मिल जाएगा, राइट। सेम की सेम इंफॉर्मेशन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। ओके, सो वी हैव HFR स्ट्रेन। अब हमने इसको क्रॉस कराया। अब क्या आप HFR के थ्रू, जब आप HFR आप बना चुके हैं और अब आप कॉन्जुगेशन करने जा रहे हैं, ये देखो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बना ली, राइट। क्या ये पूरा का पूरा HFR ट्रांसफर हो सकता है? डेफिनेटली नहीं, राइट। रिकॉम्बिनेट्स ऑब्टेन आर, जो रिकॉम्बिनेट्स ऑब्टेन होगा, क्या वो कैसा होगा बताओ? क्या वो ऑलवेज F पॉजिटिव होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो ऑलवेज HFR होगा? नहीं, राइट। क्या वो रेयरली F पॉजिटिव हो सकता है? रेयरली वो रेयरली F पॉजिटिव हो सकता है। बहुत ही कम चांस है कि वो जो रिकॉम्बिनेंट हो वो रेयरली F पॉजिटिव हो। इसलिए मैं राइट आंसर क्या लगाने जा रहा हूँ, तो C। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो रेयरली HFR या फिर F पॉजिटिव बनाए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट नेचुरली कॉम्पिटेंट? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है दे आर नॉट एबल टू अपटेक द डीएनए फ्रॉम द एनवायरमेंट। ओके, सो अगर आप बेसिलस से पूछते हैं या फिर स्ट्रेप्टोकोकस से पूछते हैं या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से पूछते हैं, सो ऑल बैक्टीरिया दे कैन टेक द डीएनए फ्रॉम द एनवायरमेंट, राइट। बहुत इजी वे के अंदर वो डीएनए एनवायरमेंट से लेते हैं। बट अगर आप
ई कोलाई बैक्टीरिया को देखते हैं। इन ई कोलाई बेसिकली ई कोलाई इज नॉट एबल टू अपटेक द डीएनए फ्रॉम द एनवायरमेंट, ले ही नहीं पा रहा है। तो हमने इसको 45 डिग्री टेम्परेचर कैल्शियम क्लोराइड के साथ में हमको इसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो जब मैं एक बैक्टीरिया को कैल्शियम क्लोराइड ये और टेम्परेचर देता हूँ तो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन क्या हो जाती है बताओ? बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन हो जाती है पोरस। तो पोरस होने से क्या बेनिफिट होगा? बाहर से जो ये डीएनए हैं, बाहर से जो ये डीएनए हैं, क्या वो इसके अंदर आराम से एंट्री कर लेगा? यस। तो इसका मतलब ये डीएनए को अपटेक कर सकता है, बाहर से ये डीएनए को क्या कर सकता है? अपटेक। डन। तो इसीलिए हमने इसको बोला है बी इज ए राइट आंसर। सो दैट मीन्स ई कोलाई को हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। सो राइट आंसर इज बी। सो इन ए कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट, हमने कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट लगाया। द ऑर्डर इन विच द मार्कर फ्रॉम HFR डोनर अपीयर्ड इन द F नेगेटिव रेसिपिएंट। तो हमने एग्जैक्टली क्या किया? क्वेश्चन वाकई बहुत सिंपल है और इस तरीके से क्वेश्चन CSR में बहुत बार आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिमिलर है। ओके, आप कितनी बार भी देखेंगे सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें ये पता है कि जब हम कॉन्जुगेशन कराते हैं एक बैक्टीरिया के अंदर तो दो टाइप के स्ट्रेन हम यूज़ करने जा रहे हैं। एक है HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, एंड देन वी हैव व्हाट? F नेगेटिव। अब आप मुझे देखकर बताइए सबसे पहले जो जीन ट्रांसफ़र होगी यहाँ पर कौन सी जीन पहले ट्रांसफ़र होगी? हम देख लेते हैं। सबसे कम टाइम किसको लग रहा है? एक है MAL, 10 मिनट्स के अंदर। अभी भी कॉन्जुगेशन स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले MAL जीन ट्रांसफ़र हो गई 10 मिनट के अंदर ही, ओनली 10 मिनट्स के अंदर। उसके बाद में कौन सी जीन ट्रांसफ़र हुई? 17 वाली, 17। तो इसका मतलब MAL के बाद में कौन सी जीन है बताओ? मैथियोनिन वाली है, क्योंकि ये 10 मिनट्स में ट्रांसफ़र हुई है, 17 मिनट्स के अंदर ट्रांसफ़र हुई है। थोड़ा टाइम बाद में और टाइम देते हैं तो क्या और जीन्स ट्रांसफ़र होगी? यस, डेफिनेटली। अगर हम देखते हैं उसके बाद में थी है तो इसका मतलब नेक्स्ट जीन इज ए थी जीन। थी 3rd नंबर पे ट्रांसफ़र हुई है क्योंकि उसको टाइम ज़्यादा लगा है। कॉन्जुगेशन होते ही जो पहले जीन ट्रांसफ़र हो जाए, कॉन्जुगेशन हुआ और जीन ट्रांसफ़र हो गई 2 मिनट्स के अंदर, इसका मतलब आप सबसे पहले ट्रांसफ़र हुई। यस, इसका मतलब आप सबसे पहले ट्रांसफ़र हुए हो। हाँ हाँ हाँ। फिर मैथोनिन ट्रांसफ़र हुई है। ओके, और फिर थी ट्रांसफ़र हुई है। अच्छा, जिसमें कम टाइम दिख रहा है वो पहले जीन ट्रांसफ़र हो गई। इसका मतलब लास्ट में तो मुझे लग रहा है ट्रिप्टोफान है और यहाँ पे थ्रियोनिन सबसे पहले है, एंड देन वी हैव व्हाट? ट्रिप्टोफान। तो क्या यही ऑर्डर होगा? बिल्कुल यही ऑर्डर होगा। तो क्या MAL, ओके, देन वी हैव मैथ्योनिन, देन वी हैव थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफान। ओके, यही ऑर्डर है, बिल्कुल यही ऑर्डर है। अगर ये ऑर्डर इधर से भी लिखा होता ना तब भी मैं इसको राइट करता। ओके, बट ये ऑर्डर इधर भी लिखा हुआ है क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए सर्कुलर है कि लीनियर है? सर्कुलर है। आप चाहो तो इसको यहाँ से रीड करोगे। सपोज मैंने यहाँ से रीड किया MAL, MET, थी, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान। मैं तो यहाँ से रीड करने जा रहा हूँ, आप यहाँ से रीड करो। ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, थी, मैथ्योनिन, MAL। तो बट राइट आंसर हमें मिल चुका है MAL, मैथ्योनिन, थी, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफान। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की है? जिस जीन को सबसे कम टाइम लगेगा वो कॉन्जुगेशन होते ही ट्रांसफर हो जाएगी, और जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है वो यहाँ बहुत दूर रखी है, तभी तो जैसे जैसे ग्रेजुअली डीएनए ट्रांसफर होगा वो जीन ट्रांसफर होगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए राइट आंसर सी आ चुका है। स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई कंटेंट है क्या क्या उसके अंदर? मैं आपको डिटेल के अंदर HFR पढ़ा चुका हूँ भाई। देखो, नो डाउट, देखो क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर इन्फॉर्मेशंस पहले आपको ऑलरेडी दी हुई होती है। दैट मीन्स कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास में हम किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अब ओबियसली अगर मैं उसी इन्फॉर्मेशन को रिपीट करता हूँ तो थोड़ा सा सेंसलेस हो जाएगा। तो क्या रिक्वेस्ट है आप सबसे, से फॉर एग्जाम्पल आप इसी क्वेश्चंस के लिए अगर आप ढूंढते हुए आते हैं तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर रेस्ट्रिक्ट मत रखो। वेबसाइट के ऊपर मोर देन 10,000 के आसपास क्वेश्चन है, एक्सप्लोर कीजिए। आपके लिए दिया गया है फ्री इसलिए दिया गया, बेनिफिट आपको होगा।
राइट, मुझे बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। ये जो मैंने एफर्ट्स लगाए हैं उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वैसे भी आ जाओगे, राइट। आपको बेनिफिट है तो आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं? पूरे देख लो, कंप्लीट देख लो, राइट, सारे ही देख लो क्वेश्चंस। अगर आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट से, फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 13 या फिर यूनिट नंबर 10 या फिर जेनेटिक्स 600-700 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है, मुझे नहीं लगता कि आप CSIR के अंदर जब इसी यूनिट से 10 क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करने में डाउट होगा। आप ऑलरेडी 600 क्वेश्चंस कर चुके हैं फ्रॉम जेनेटिक्स, तो आपको बहुत ही कम डाउट आएगा। गुड, चलिए बताइए। सो एन HFR स्टेन ऑफ ई कोलाई कंटेन, क्या है उसके अंदर? HFR स्टेन के अंदर, ई कोलाई के अंदर वेक्टर ऑफ यीस्ट। देख लेते हैं HFR हमने कैसे बनाया था। एक मेन क्रोमोसोम को हमने कॉन्जुगेट किया था, मेन क्रोमोसोम को हमने कॉन्जुगेट किया था, मेन बैक्टीरिया के DNA को हमने कॉन्जुगेट किया था विद F प्लाज्मिड। ओके, तो उसी को हमने HFR बोला, आई गेस उसी को हमने HFR बोला है, तो हम कॉन्जुगेट कर देते हैं। ये लो, हमने कॉन्जुगेट कर दिया, ये हमने कॉन्जुगेट कर दिया, ऐसे कॉन्जुगेट कर दो, ये कॉन्जुगेट कर दो, ये लो, ठीक है, हमने एक HFR बना लिया है। तो व्हाट इज HFR? वेक्टर ऑफ यीस्ट। ये गलत हो गया, ये लाइन ही गलत हो गई। HFR तो वेक्टर ऑफ यीस्ट नहीं है, ए बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है, विथ ए ह्यूमन। ओहो, ह्यूमन के बारे में क्यों बात करने जा रहे हैं भाई? बैक्टीरियल क्रोमोसोम इंटीग्रेट विद F प्लाज्मिड, ये HFR है। ए ह्यूमन क्रोमोसोम, नो 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 नो, ये भी गलत हो गया। ए बैक्टीरियल क्रोमोसोम विथ F प्लाज्मिड इंसर्टेड, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल जीनोम विथ F प्लाज्मिड, F प्लाज्मिड के सामने साथ में आप बैक्टीरिया को क्या कर दो बताओ? कॉन्जुगेट कर लेते हैं। इसी को हम क्या बोल के जा रहे हैं? दैट इज नोन एज व्हाट? HFR। व्हाट इज HFR? बैक्टीरिया को आप कॉन्जुगेट कर लीजिए विथ, बैक्टीरिया को आपको कॉन्जुगेट करना है किसके साथ में? बैक्टीरिया को कॉन्जुगेट करना है किसके साथ में बताओ? मेन F प्लाज्मिड के साथ में। तो यही तो है हमारा HFR। नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच प्लाज्मिड कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम ए सेल। एक बैक्टीरिया सेल से ग्रेजुअली सपोज, राइट, अभी 2 प्लाज्मिड है, जब इस सेल का डिवीजन होगा, इस बैक्टीरिया के अंदर जब डिवीजन होगा, तो क्या इस डॉटर बैक्टीरिया को प्लाज्मिड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? डेफिनेटली नहीं मिल रहा है। तो क्या डॉटर बैक्टीरिया अब प्लाज्मिड लेस हो जाएगी? यस। सो एलिमिनेशन ऑफ ए प्लाज्मिड फ्रॉम ए सेल इज नोन एज व्हाट? करिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज करिंग। तो आपको ये प्रोसेस याद रखना है। एन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड इन ई कोलाई, हमने ई कोलाई में एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया टू मैप द फॉलोइंग जीन्स। कौन कौन सी जीन्स थी? प्रो, हिज, बायो, मैट, फिनाइल, ट्रिप ऑन ए सर्कुलर मैप यूजिंग 3 डिफरेंट HFR स्ट्रैंड। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जीन्स को एक बार ऑर्डर में अरेंज कर देना है बस। उसने बोला अर्ली टू लेट। HFR से जब अपन ऑर्डर निकालते हैं तो सबसे पहले कौन सी जीन ट्रांसफर होगी? जो सबसे पहले रखी होगी, राइट। अर्ली टू लेट में उसने लिखा है आपको सिर्फ इसको सर्कुलर वे में एक बार अरेंज करना है। खुद एक बार बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक बार के लिए ट्रिप, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैथ्योनिन, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा हिस, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रो। ये तो HFR 1 करने जा रहा है। HFR 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो एग्जैक्टली बोल के आ रहा है अर्ली टू लेट हिस पहले होता है, मतलब यहाँ से HFR 2 है। तो मैं इसको अलग डिफरेंट कलर पेन से मैंने एक बार इंडिकेट करता हूँ, राइट। डिफरेंट कलर पेन से मैं एग्जैक्टली इसको इंडिकेट करता हूँ। ओके, हम क्या बोल के जा रहा है? अर्ली टू लेट में HFR 2 स्टे नंबर 2 के अंदर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले हिस्टिडीन है, राइट, एंड देन उसके बाद मैथ्योनिन है, इधर इधर चला, देखो HFR 2 इधर चला है, मैथ्योनिन। देन वी हैव अ ट्रिप एंड देन वी हैव अ बायो, बट बायो तो यहाँ मेंशन नहीं किया था कहीं पे भी।
तो या तो बायो इधर होगा या फिर बायो इधर होगा। ये तो देखो बायो की पोजीशन ये है, मैं एक और क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, या फिर बायो की पोजीशन ये वाली है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा बायो का, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा बायो का, एग्जैक्टली बायो है कहाँ पे, क्योंकि मुझे हिस्टीडीन का आइडिया लग गया, हिस्टीडीन के बाद में मैथ्योनिन है ये भी मुझे पता लग गया, मैथ्योनिन के बाद में ट्रिप्टोफान है ये भी मुझे पता लग गया, ट्रिप्टोफान के बाद बायो है, तो ये रहा ट्रिप्टोफान के बाद में बायो है। बट ये आइडिया नहीं है कि बायो एग्जैक्टली प्रो के पहले के बाद में, हो सकता है कोई दूसरा आइडिया देके जाए। चलो हमारे पास में स्टेज नंबर 3 है, वो आइडिया देके जा रहा है, तो उसने बोला कि वो स्टार्ट करेगा अर्ली टू लेट और प्रो से स्टार्ट करेगा। ओ प्रो से स्टार्ट करने जा रहा है, प्रो के बाद में है फिनाइलएलानिन PHE, ओहो, और फिनाइलएलानिन के बाद में बायो है, और फिर है ट्रिप्टोफान। तो ऐसे जाना है कि ऐसे जाना है, देखो ट्रिप्टोफान ये रहा ट्रिप्टोफान, ओके, और इसके को स्टार्ट करना है प्रो से, ये रहा प्रो, फिर है फिनाइल, फिर है बायो, ओके, पहले फिनाइल आ रहा है फिर बायो, तो ये वाला बायो तो यहाँ रहेगा ही नहीं, ये वाला बायो तो यहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि प्रो से मेरे को बायो यहाँ देखा है मैंने, ये रहा बायो, ये रहा बायो, ये रहा बायो, और बायो से पहले मेरे पास में क्या है PHE, बायो से पहले मेरे पास में है PHE, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा प्रो PHE बायो एंड ट्रिप, इसका मतलब ट्रिप और बायो, ट्रिप एंड बायो, एंड फिर आएगा प्रो, तो इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस मेरे कोई काम का नहीं है। अब अगर मेरे को रिजल्ट देखना है तो बस आप कुछ भी देख सकते हैं, आपको सिर्फ इतना देखना है हिस्टीडीन, मेथ्योनिन, ट्रिप्टोफान आए, बायो आ जाए, फिनाइलएलानिन आ जाए, प्रोलिन आ जाए, बस इसी ऑर्डर में देखना है। देखो हिस्टीडीन, हिस्टीडीन के बगल में है बायो, नहीं लग रहा है, ना ना ना, ये तो गलत हो गया। बी देखते हैं, चलो हिस्टीडीन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो ट्रिप से स्टार्ट कर दो। हिस्टीडीन, हिस्टीडीन के बगल में है मैथ्योनिन, देखो हिस्टीडीन के बगल में मैथ्योनिन है, ठीक है, मैथ्योनिन के बगल में है प्रो, बिल्कुल नहीं है, ट्रिप्टोफान है, गलत हो गया। इसको देखते हैं, चलो सबसे पहले यहाँ पर आने जा रहा है, चलो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्टीडीन से स्टार्ट करें, हिस्टीडीन, फिर आने जा रहा है मैथ्योनिन, ये रहा मैथ्योनिन, फिर आ रहा है ट्रिप्टोफान, ये रहा ट्रिप्टोफान, फिर आ रहा है बायो, यस ये रहा बायो, फिर आ रहा है फिनाइल, फिनाइल, फिर आ रहा है प्रो, प्रो, यस 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 यस, ये राइट आंसर है डी। कितना इजी वे के अंदर हमने राइट आंसर डी को प्रिडिक्ट कर लिया, आपको बात समझ में आ गई है? बहुत इजी वे में हम बता सकते हैं राइट आंसर इज डी। हमने कैसे बोला राइट आंसर इज डी, बताइए? क्योंकि हमने पहले खुद से इसको बना लिया था। तो अगर आप इस तरीके से खुद से बना लेंगे तो आपको इन नो टाइम ये समझ में आ जाएगा, दोबारा से देखेंगे तो आपको वापस समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो आप बहुत इजी वे में राइट आंसर निकाल सकते हैं, मुश्किल से आपको 3 या 5 मिनट लगा होगा, राइट। तो 3 मिनट्स के अंदर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। CSR अगर इसी क्वेश्चन को रिपीट करता है तो आप इजी वे में आंसर निकाल लेंगे, हमें एक बार खुद से बनाना पड़ेगा इसको। व्हाट द पॉइंट ना? वेरी गुड। कॉन्जुगेशन मैपिंग इज ऑल्सो नोन एज इंटरप्टेड मैपिंग, यस। हमने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, 3 डिफरेंट HFR स्टैंड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, स्टैंड 1, स्टैंड 2 एंड स्टैंड 3। The 3 stands have a different combinations of the selectable marker, कुछ अलग अलग combinations हम यूज़ करने जा रहे हैं। The time of entry, entry time हमें दे रखा है, right? Markers for each stand is shown below। अब क्वेश्चन से बहुत इजी है, ये वाला करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें फर्स्ट मार्कर के अकॉर्डिंग एक बार जीन्स को अरेंज करना है। तो मैं किस तरीके से अरेंज करूँगा? मुझे पता है कि बैक्टीरियल DNA इज सर्कुलर, तो कुछ नहीं, मैं एक बार यहीं पे HFR1 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ्योनिन, मतलब फर्स्ट जीन इज मैथ्योनिन, क्योंकि मैंने यहाँ से एंट्री की है, राइट। अब मैथ्योनिन के बाद में है थ्रियोनिन, तो मैंने ऐसे थ्रियोनिन लिख दिया, एंड इन दोनों के बीच में जो गैप है वो मैं लिख देता हूँ। दोनों के बीच में जो गैप है वो है दैट इज कितना, 17 - 5 करेंगे तो 12 आएगा, 12 मिनट का गैप है। सो दैट मीन्स आफ्टर 12 में थ्रियोनिन आ जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर उसके बाद STR आ रहा है, और चलिए मैंने यहाँ पे STR लिख दिया है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ। 25 - 17 करते हैं तो 5 यहाँ से और 3 वहाँ से, दैट मीन्स 8 मिनट के बाद में आ रहा है, ठीक है। लिखने में जाता क्या है,
फिर उसके बाद में 5 मिनट्स के बाद में क्या आता है, 5 मिनट्स के बाद में 25, 30, 30 माइनस 25, 5 मिनट्स के बाद में आ रहा है फिनाइल। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने 5 मिनट लिख दिए। आप चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, राइट। बस आपको कुछ ही नहीं करना है, एक बार थोड़ा सा गैप जो है वो रखना है नहीं। ओके, मे बी देखते हैं क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। फिर मैंने फिनाइल एलानिन के बाद में प्रो लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रो। और मुझे पता है कि ये जो गैप है, जैसा कि मुझको देखने से लग रहा है 15 मिनट्स का गैप है, ठीक है। अब ये तो HFR स्टेन 1 के बारे में बात हुई, अब HFR 2 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। HFR 2 हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे STR से, और ये रहा STR, यहाँ से मैं HFR 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब आप मेरे को देखकर बताइए STR के बाद में कौन आ रहा है, पुर, राइट। अब कहाँ है, यहाँ पे तो पुर कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। अच्छा, पुर के बाद में प्रो आ रहा है, अच्छा ये रहा प्रो। अच्छा, जाना तो इधर से ही है क्योंकि उसके बाद में हिस्सा आ रहा है, फिर मैथ्योनिन आ रहा है। अच्छा ओके, मतलब जाना तो इधर से ही है, ठीक है। चलो मैं STR के बाद में बात करते हैं। STR एंड पुर के बीच में, STR एंड पुर के बीच में जो गैप है वो है 28 माइनस 15, सो दैट मीन्स यहाँ से बचेगा 3 और 13। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 13 मिनट्स का है। ओके, 13 मिनट्स का, 13 मिनट्स का मतलब STR और फिनाइल एलानिन के बीच में तो 5 मिनट्स का था, और फिनाइल एलानिन और प्रो के बीच में 15 मिनट्स का है, और प्रो एंड STR के बीच में, प्रो एंड STR के बीच में है 5 एंड 15, 20 मिनट का। लेकिन ये तो 13 मिनट्स का ही है, इसका मतलब प्रो के आस यहाँ पर कहीं ना कहीं जीन्स रखी हुई है, किसकी बताओ, पुर की। ये रहा पुर, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 13 का। सो 5 में मैं कुछ और ऐड करता हूँ, 5 में मैं कितना ऐड करूँगा कि 13 आ जाए, 5 के अंदर मैं कितना ऐड करूँ कि मैं 13 आ जाए, बताइए। 5 में कितना ऐड करूँ मैं 13 आ जाए, बताओ बताओ बताओ। मुझे लग रहा है 8, इसका मतलब ये 8 मिनट पे रखा हुआ है यहाँ से, फिनाइल एलानिन से पूरे 8 मिनट पे, ठीक है। ये भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, हो सकता है कि मेरे को ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़े, राइट। हो सकता है मुझे सिर्फ सीक्वेंस बताना पड़े, ठीक है। मैंने पुर बता दिया। पुर एंड प्रो के बीच में, पुर एंड प्रो के बीच में आप मुझे बता सकते हो कितने मिनट का गैप होगा, आप मुझे देख के बताओ। मुझे ये डेफिनेटली पता है कि फिनाइल एलानिन एंड प्रो के बीच में है 15 का गैप, और ये हो गया 8, तो ये कितना होगा, राइट, ये कितना होगा 15 माइनस 8, मुझे लग रहा है 7 मिनट्स का गैप होना चाहिए। और आप खुद देख लो, पुर एंड प्रो के बीच में, पुर एंड प्रो के बीच में अगेन 7 मिनट का गैप है। आप देखो फिनाइल एलानिन, सॉरी, हाँ, पुर एंड प्रो के बीच में, पुर ये रहा, पुर एंड प्रो के बीच में 7 मिनट्स का गैप है। तो इसका मतलब मैं अभी तक सही कर रहा हूँ। प्रो हो गया, फिर आ रहा है हिस्टिडिन, प्रो के बाद में आने जा रहा है हिस्टिडिन, और फिर आ रहा है मैथ्योनिन। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हिस्टिडिन लेकर आऊँगा, एंड प्रो एंड हिस्टिडिन के बीच में 10 मिनट्स में लिखने जा रहा हूँ, 10 मिनट्स। एंड देन हिस्टिडिन और मैथ्योनिन के बीच में, ये रहा हिस्टिडिन और मैथ्योनिन, इसके बीच में भी मैंने 10 मिनट्स लिख दिया है। तो अभी तक तो मेरे दो HFR के थ्रू मेरे पास में ये वाला मैप रेडी है, बट दो थोड़ा ना, एक और है मेरे पास में। इसके अंदर है प्रो, तो सबसे पहले प्रो से स्टार्ट करेंगे। ये रहा प्रो, सबसे पहले हम प्रो से स्टार्ट कर देते हैं। प्रो के बाद आ रहा है हिस्टिडिन, प्रो के बाद वाकई में हिस्टिडिन आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ रहा है मैथ्योनिन, वाकई मैथ्योनिन आ रहा है। फिर उसके बाद में STR आ रहा है, ओ वाकई में उसके बाद में STR आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो मैथ्योनिन के बाद में, अगर आप मैथ्योनिन के बाद में 20, मैथ्योनिन के बाद में 20 कर देते हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर आप 20 कर देते हैं, 12 + 8 20 होता है। 20 मिनट के बाद वाकई में कौन आ रहा है, STR आ रहा है। और 5 मिनट के बाद में फिनाइल एलानिन आ रहा है, देखते हैं 5 के बाद आ ही रहा है फिनाइल एलानिन, बिल्कुल आ रहा है। देखो STR के बाद में 5 के बाद में फिनाइल एलानिन आ रहा है, तो ये मार्कर है। अब इसमें सीक्वेंस कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मैं मैथ्योनिन से देखने जा रहा हूँ। सबसे पहले है मैथ्योनिन, फिर आ रहा है THR, ठीक है, फिर STR, यस, फिर फिनाइल एलानिन, यस 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 यस, फिर प्रो, ठीक है, नहीं पहले पूरा आएगा, यहाँ गड़बड़ हो गई। पहले फिनाइल एलानिन के बाद में पहले पूरा आएगा, ये गलत हो गया, ये गलत कर दिया, लास्ट में जाके इसने गड़बड़ कर दिया। नहीं चलो कोई नहीं, दूसरा देखते हैं। पुर, ये रहा पुर, फिर आ रहा है प्रो, हिस, मैथ्योनिन, THR,
एस्टियर एस्टियर फिनाइलएलानाइन, यस यही राइट आंसर है, बाकी दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। ओके आप दूसरा भी देख सकते हो, देखो एस्टियर एस्टियर, अब तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, नहीं आएगा पुर 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 पुर, कहाँ पुर है यार, ये तो गलत हो गया। हिस्टिडीन, ये रहा हिस्टिडीन, कहाँ है हिस्टिडीन, ये रहा हिस्टिडीन। मैथ्योनिन, ये मैथ्योनिन। फिनाइलएलानाइन, कहाँ फिनाइलएलानाइन है, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर वैसे भी बी था, शुरू से पता लगा था बी इज राइट आंसर। इन ए ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट using A plus B plus C plus genotype. So what is transduction? हम एक वायरस के थ्रू जीन्स को ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, राइट। ये एक बैक्टीरिया देखते हैं, जो रिसिपिएंट है इसके अंदर डीएनए है A माइनस B माइनस एंड C माइनस, ओके, एंड हम इसके अंदर डीएनए ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। जो डीएनए ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो है A प्लस B प्लस एंड C प्लस। A प्लस ट्रांसडक्ट्स वर सेलेक्टेड, दैट मीन्स हम मान चुके हैं कि सब A प्लस हैं, राइट। ये यहाँ पे मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं बोल के जा रहा हूँ B प्लस C माइनस है तो ये तो ऑटोमेटिकली A प्लस है, ये मेंशन भी नहीं करना है मेरे को, सब A प्लस है। अगर मैं ये मेंशन भी नहीं करूँगा ना तब भी मैं मानूंगा कि बिकॉज मैंने सेलेक्ट ही A प्लस के लिए किया है, दैट मीन्स ऑल आर A प्लस। ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे नहीं चाहिए। एंड स्क्रीन फॉर द B and C, द डेटा ऑब्टेन आर गिवन बिलो, राइट। तो आपको को ट्रांसडक्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है फॉर A प्लस एंड B प्लस। तो बस आपको ये देखना है कौन A प्लस और B प्लस है। ये देखो ये तो A प्लस और B माइनस है, ये तो कोई काम का नहीं है। ये A प्लस एंड B प्लस है, ये A प्लस और B प्लस है, दैट मीन्स 98 प्लस 68 एंड देन टोटल, क्योंकि 9 A प्लस एंड B प्लस की कितनी कॉलोनीज है, ये A प्लस B प्लस को कॉलोनीज है, दैट मीन्स 98 कॉलोनीज एंड 68 कॉलोनीज। अच्छा B प्लस एंड C प्लस वाली कितनी है, B प्लस एंड C प्लस वाली से A प्लस, अच्छा B प्लस एंड C प्लस वाली, B प्लस एंड C प्लस वाली बताओ, B प्लस एंड C प्लस, केवल एक ही कॉलोनी B प्लस एंड C प्लस की 68, सो 68 अपॉन टोटल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 98 अपॉन 68 अपॉन टोटल, टोटल में 578 प्लस 98 प्लस 11 प्लस 68, टोटल ऐड करके देखते हैं। तो आई हैव ए कैलकुलेटर, राइट। सो पहले मैं टोटल करता हूँ 573 प्लस 98 प्लस 11 प्लस 68 and the total is 573 plus 98 plus 11 plus 750 is the total. So 98 plus 68, plus 68, 166 upon 750, 22.22 means 22% is a co-transduction frequency for A plus and B plus, so 22%, and then 68 upon total, divided by 750, so that is 0.09, right. So 0.09 means 9% is a frequency. So 9% ये रहा and 22% ये रहा, right answer is B. So right answer is B. तो question was comparatively very easy. हमें तो सिर्फ को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, वो देखना है कि A प्लस एंड B प्लस की कितनी कॉलोनीज है। A प्लस एंड B प्लस की ये रही कॉलोनीज, इसमें भी A प्लस B प्लस है और इसमें भी A प्लस B प्लस है, एंड देन B प्लस C प्लस की कॉलोनीज देखनी थी।
अगर सेम क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा जाए कि a प्लस और c प्लस की कितनी है, तो हम a प्लस एंड c प्लस में किसको ऐड करेंगे? ये देखो ये रहा 11, क्योंकि ये a प्लस एंड c प्लस है, ये तो a प्लस है ही शुरू से ही, एंड ये भी a प्लस एंड c प्लस है, तो 11 प्लस 68 अपॉन 750. Okay, so that will be almost equal to the 12%. Right? Good. So we are in the next question. ये क्वेश्चन आप HFR से देख सकते हैं, इंटरप्टेड मीटिंग का क्वेश्चन है. क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी है. राइट, द फॉलोइंग टेबल जो आपको शो करने जा रही है, इस तरीके से क्वेश्चंस करने का हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, वही हम देखने जा रहे हैं. द फॉलोइंग टेबल शो मैपिंग डेटा फ्रॉम द 3 इंटरप्टेड मीटिंग्स एक्सपेरिमेंट using 3 different HFR strain. Right, genes E, F, C plus, D plus and B plus है. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर एक हल्का सा एक मैप बनाना है जिसके अंदर आप HFR जीन E के बारे में बात करने जा रहे हैं. E के बाद क्या आने जा रहा है तो F, और E और F के बीच की सिर्फ आपको डिस्टेंस लिखनी है. ये होगा 18, तो आप यहाँ पे 18 लिख दो. उसके बाद आप C लिख दो और देन डिस्टेंस लिख दो 10, क्योंकि 34 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो 10 मिनट्स आएगा. ये मिनट्स में डिस्टेंस दे रखी है, देखिए टाइम इज रिप्रेजेंट इन द मिनट्स. अब C एंड D लिख देते हैं. चलो यहाँ C लिख दिया, यहाँ D लिख दिया. अब बताओ D एंड C के बीच में डिस्टेंस कितना है? 15. ये लो 15 लिख दिया. ये लो मैंने यहाँ पे D लिख दिए. राइट, ये 15 लिख दिया मैंने. अब बताओ D और B के बीच में कितना है? D और B के बीच में ये B कर दिया मैंने, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 6 लिख दिया. ठीक है, राइट, हो गया मेरा काम. तो मैंने एक HFR के लिए तो बना दिया, मैं दूसरे HFR के लिए बना लेता हूँ. दूसरे HFR में B से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. B एंड D, ये रहा B और ये रहा D. तो आप देख सकते हैं B एंड D के बीच में 1 एंड 6, ओके 5 का गैप था. पहले भी 5 का था, सॉरी, यहाँ पे भी 5 का आएगा, नॉट 6. अभी भी देखो आप 5 का ही गैप है B एंड D के बीच में, तो इसका मतलब ये यूँ चलेगा. यहाँ से मैंने स्टार्ट करता हूँ, एंड देन B एंड C के बीच में, B एंड C के बीच में, सॉरी D एंड C के बीच में, D एंड C के बीच में. अब माइनस करो, 15 आएगा. देखो 15 आया. C और F के बीच में, C और F के बीच में 10 का आ रहा है. देखो 10 का आ रहा है. एंड F और G के बीच में, F और ओके G कहीं मेंशन नहीं है, तो आप देख सकते हो F और G के बीच में 63 माइनस 31, सो दैट मीन्स 2 एंड 32 का गैप है. ओ माय गॉड, ये बहुत दूर कहीं ना कहीं आएगा. ये 18 है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा G, और यहाँ से लेके यहाँ तक का लिए हम लिखेंगे 32. ठीक है, D और C के बीच में थर्ड HFR स्ट्रेंथ से देख लेते हैं. थर्ड से D और C के बीच में ये रहा D और ये रहा C. 15 का लग रहा है ना? हाँ 15 का. ये देखो, एंड देन C और F के बीच में, 10 है. देखो 10 है. C और F के बीच में 10 है. एंड देन F और E के बीच में, 18 का है. आप देखो माइनस करके देखो, इन दोनों को 18 आएगा. ओके, और E और G के बीच में, देखो E और G के बीच में देखो, ये पूरा 32 था. यहाँ से F और G के बीच में जब 32 था, तो 18 अगर माइनस करता हूँ, तो ये रिमेनिंग बचेगा ना? राइट, तो ये रिमेनिंग बचेगा 16, और यहाँ से भी आप माइनस करेंगे तभी 16 आएगा. देखते हैं, 61, 47, 16 आएगा नहीं, 18 प्लस कितना कि 12 हो जाए, 14 आएगा ना. 14 यहाँ पे भी देखते हैं, 14 आएगा यहाँ पे भी. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द जीन? ऑर्डर आप कैसे भी लिख सकते हो. देखो E, चलो देखो E है क्या, ये रहा E. E के बाद में है F, G. E के बाद में G है, बिल्कुल G है. एंड देन B है, B है बिल्कुल. फिर D है, बिल्कुल D है. फिर C है, फिर F है, बिल्कुल F है. तो ये ऑर्डर राइट है. A ऑर्डर इज राइट. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन F एंड G इज 32. देखते हैं F और G के बीच में, डिस्टेंस 32 है. बिल्कुल 32 है, बिल्कुल सही बात है. एंड बिटवीन F एंड B, F और B के बीच में
एफ और बी के बीच में, ओ 30, ये तो मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया। एफ और बी के बीच में, एफ और जी की बी, एफ और बी, ये है बी, 30 तो नहीं है, क्योंकि एफ और जी के बीच में जब 32 हो गया तो 30 तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। चलो सी एंड ई इज 28, देखते हैं सी एंड ई इज 28, ठीक बात है ना, सी और ई के बीच में 28 है, देखो 18 प्लस 10 28, ये तो 28 हो गया, तो 18 प्लस 10 इज 28। एंड बी एंड सी, वेयर इज बी, वेयर इज बी, बी एंड सी के बीच में, ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, बी एंड सी के बीच में ये 15 प्लस 5 20 है, ठीक है। सो इसका मतलब डी इज राइट, तो ए एंड डी इज राइट, बट ए एंड डी का तो कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं है इसके अंदर, ओके, ए एंड डी का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बताइए ए एंड डी का कहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ओके, सी राइट हो सकता है क्या, एफ एंड बी, एफ एंड बी के बीच में डिस्टेंस, एफ एंड बी के बीच में डिस्टेंस, हाँ ये रहा, एफ और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है बताओ, 30 है, बिल्कुल सही है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं एफ और बी के बीच में 30 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था इसलिए मेरे को डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम हो गया, राइट। तो एफ एंड बी के बीच में 30 का गैप है, ये भी सही है, इसका मतलब ए सी एंड डी इज राइट, तो ए आंसर इज राइट, ए आंसर राइट हो गया, ओके, सी भी ऑप्शन सही है। ये सीक्वेंस शायद गलत है, देखो एफ हमने लिखा है एफ, वो रहा ऊपर एफ, फिर आ रहा है जी, तो वो गलत हो गया, इसलिए राइट आंसर इज ए, यहाँ पे ए राइट आंसर है। सो जब हम एच एफ आर से क्रॉसिंग कराते हैं तो वो जो जीन्स बहुत पास में रखी होगी वो पहले ट्रांसफ़र होगी, और जो जीन दूर रखी होगी वो बाद में ट्रांसफ़र होगी, तो सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है जो अभी तक हमने देखा है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, हमारे पास एक ही तरीके का मेथड है, हम सबसे पहले इंटरप्रेटर मैपिंग के अंदर एक जीन्स ऐसे बना लेंगे, राइट। और हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं एक्स और पी के बीच में, ये रहा पी, कितने मिनट का गैप है 2, तो सिर्फ 2 लिखेंगे बीच में, देखो 3 एंड 5 2 मिनट्स का। पी और ई के बीच में, ये देखो मैं यहाँ पे पी लिख दिया था, मैंने यहाँ पे ई लिख दिया है, पी और ई के बीच में कितना है बताओ 11, तो 11 लिख देंगे, एंड देन पी और ई के बीच में 11 रख दिया। अब ई और आर के बीच में कितना है, यहाँ पे मैंने आर लिख दिया है, आप बताओ कि ये कितना है बताओ 11, तो यहाँ वापस 11 रख दिया, 11 आएगा ना, श्योर, 27 में से 16 11, एंड देन आर एंड जी के बीच में देखो आर, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने जी लिखा है, इन दोनों के बीच में आएगा 22 लिखेंगे, देखो सॉरी 22 की 32, ठीक है, ये तो इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब अपन एच एफ आर 2 के बारे में बात करते हैं, एच एफ आर 2 देख लेते हैं, एच एफ आर 2 में एस और आर के बीच में, बट यहाँ पे तो कोई एस है ही नहीं, ओके, यहाँ पे तो कोई ऊपर वाले में एस लिखा ही नहीं था। अब एस और आर, आर तो मेरे को पता है कहाँ लिखा हुआ है, आर कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा आर और ई के बीच में, आर और ई के बीच में 11 का है, ये रहा 11 का, देखो आर और ई के बीच में वाकई में 11 का, ये शुरू से 11 था, लेकिन एस कहाँ रखें, एस और आर के बीच में कितने का गैप है, एस और आर के बीच में कितने गैप, आप देखो 6 एंड 24 को माइनस करो, राइट, कितना आएगा बताओ, 24 में से अगर 6 जाएगा तो कितना आएगा, 24 में से अगर 6 जाएगा तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बताओ, 14 में से 6 8 बचेगा, 8 बचेगा, 18 का गैप आएगा ना, तो ये देखो यहाँ से आर और जी के बीच में 32 है, तो मैंने यहाँ पर मैंने लिखा है एस और इन दोनों के बीच में 18 लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है एस और आर के बीच में 18 का गैप है, और फिर इन दोनों के बीच में 11 का गैप हो गया, एंड ई एंड पी के बीच में कितने गैप बताओ, ई एंड पी के बीच में 11 का गैप हो गया, वापस से 11 का गैप हो गया, एंड पी और एक्स के बीच में अगेन 2 का गैप है, 2 का गैप है, सही बात है, तो एच एफ आर 2 भी जस्टिफाई हो गया। अब अपन एच एफ आर 3 को जस्टिफाई कर लेते हैं, चलो पी एंड ई के बीच में कहाँ है पी, कहाँ है पी, ये रहा पी, पी और ई के बीच में 11 है, बिल्कुल 11 आप देख सकते हो, ई और आर के बीच में, ई और आर के बीच में अगेन 11 का गैप आप देख सकते हैं, यस,
और R और S के बीच में देखो ये रहा R और ये रहा S, ये 18 का गैप है। चलो देखते हैं, माइनस करते हैं। ओके, इन दोनों को 44 में से मैं माइनस करने जा रहा हूँ 26, तो क्या वाकई में 18 बचेगा? यस, ये 18 बचेगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये 18 है। और S और G के बीच में कितने गैप होगा? S और G के बीच में, S और G के बीच में आपको पता ही ये चल गया, राइट। ये कितना गैप दिखा रहा है आपको? ये कितना गैप दिखा रहा है बताओ? ये दिखा रहा है 14 का, राइट ना। तो ये गैप है टोटल 14 का। वैसे आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 18 प्लस 14 कितना होगा? 18 प्लस 14 इज 32। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप इज 32, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 18 है, तो ये कितना हो जाएगा? 14। अब आपको ऑर्डर निकालना है। ओके, तो ऑर्डर निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करें बताओ? एक्स से स्टार्ट करें, ठीक है, एक्स से स्टार्ट करते हैं। कहाँ है एक्स? कहाँ पर है? वो रहा एक्स, ये देखो, ये रहा एक्स। एक्स के बाद आ रहा है पी, ठीक है, पी आ रहा है, फिर आ रहा है आर। नो, ये तो ऑर्डर गलत हो गया। एक्स के बाद में चलो दूसरा देखते हैं, एक्स पी ई, एक्स पी ई, ये ठीक लग रहा है मेरे को। तो फिर आ रहा है आर, यस आर, फिर आ रहा है एस, ठीक है, फिर जी। ये लो, ये राइट आंसर है, दैट इज द राइट आंसर। So DNA from a strain of the Bacillus subtilis with the genotype tryptophan plus tyrosine plus is used to transform a recipient strain with the genotype ये वाला। इसका मतलब मेरे पास में एक DNA है, ओके, और मेरे को क्या करना है बताओ? ओके, तो एक तो ये वाला था और एक ये वाला है। So the following number of the transformed cells were recovered। तो हमने रिकवर्ड की कुछ ट्रांसफॉर्म सेल्स को, ये दोनों के लिए ट्रांसफॉर्म्ड है, ये सिर्फ ट्रिप्टोफान प्लस के लिए ट्रांसफॉर्म्ड है, और ये ट्रिप्टोफान के लिए ट्रांसफॉर्म है, टायरोसिन के लिए ट्रांसफॉर्म्ड है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन? तो ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन के बीच में कितनी डिस्टेंस है बताओ? तो अगर मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन की मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। So co-transformation frequency is 354 divided by total। तो हम टोटल कर लेते हैं, टोटल आएगा 4, टोटल आएगा 154 प्लस वो 312 प्लस 354। तो अगर हम को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, हम कैलकुलेटर यूज़ करने जा रहे हैं, हमारे पास में बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, राइट। सो 154 प्लस 312 प्लस 354, टोटल इज 820। ये तो हो गया 820। अब देन मैं 354 में डिवाइड करने जा रहा हूँ, 354 डिवाइडेड बाई 820, सो ये आ रहा है 43। सो दैट मीन्स 43% इज ए को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी। सो अगर मैं 43 को 1 में से माइनस करता हूँ, मतलब 0.43 करता हूँ, राइट, ये आएगा 43% मतलब 0.43। सो ये आएगा कितना? 757। सो द डिस्टेंस इज 0.57 और 57.57 मॉर्गन और 57 सेंटीमॉर्गन। सो 0.57 मॉर्गन मेरे पास में राइट आंसर इज बी। मैंने यहाँ से 1 से माइनस क्यों किया? क्योंकि मैंने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है वो डिस्टेंस नहीं थी। मैंने जो क्वेश्चन में मैंने को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी निकाली है। दैट मीन्स को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे? कितने को ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं? दोनों पॉजिटिव डिवाइड बाय टोटल, दोनों पॉजिटिव डिवाइड बाय टोटल। तो को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, ये जितनी ज़्यादा कॉलोनीज बनेंगी, जीन्स उतनी ही पास पास में होंगी। ओके, सो दैट मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी, ये देखो, इफ को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी इज सपोज 100, सो दैट मीन्स डिस्टेंस इज 0, डिस्टेंस इज 0 बिकॉज जीन्स की टेंडेंसी क्या है बताओ? एक साथ जाने की है। तो को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी अगर सपोज 50 है, सो दैट मीन्स 50% चांस है कि दोनों एक साथ जाएं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 50 सेंटीमॉर्गन।
से फॉर एग्जांपल मैं बोल के जा रहा हूँ, इस बार मैंने को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी निकाली है 0.43, इसका मतलब 43% चांस है कि वो दोनों एक साथ जाते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 57% चांस है कि वो दोनों एक साथ नहीं जाते हैं। इसका मतलब दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस है 0.57 मॉर्गन। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। सो अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जितनी ज़्यादा को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी होगी, ओके, जितनी ज़्यादा को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी होगी, इसका मतलब जीन की टेंडेंसी एक साथ जाने की ज़्यादा होगी। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन जीन्स क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा। तो 1 में से माइनस करके मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। गॉट द पॉइंट? अगेन वो एक सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने HFR यूज़ किया है, राइट। और इस HFR के थ्रू हम आराम से जीन्स का ऑर्डर निकालने जा रहे हैं। बहुत इजी वे में आपको एक क्रोमोसोम्स बनाना है जिसमें आपने लिखा M एंड देन लिखा Q एंड देन लिखा P एंड देन लिखा N एंड देन लिखा R एंड देन लिखा O। चलो नेक्स्ट देखते हैं। N, यस, ये रहा N, देन लिखा है R, ठीक है, O M Q P, ठीक है, O थर्ड में देखते हैं O, देन M, देन Q, देन P, फिर N, फिर R, ठीक है, फिर Q, ये रहा Q, देन M, ठीक है, फिर O, फिर R, N, P। कैसे भी देख सकते हैं। अब इसको आप कैसे पढ़ो? आपको लग रहा है मेरे को H से स्टार्ट करना चाहिए, आप ऐसे से स्टार्ट करो। देखो H कहाँ पर होगा, ये कौन सा, कहाँ गया H? S तो यहाँ पे कहीं था ही नहीं, तो ये तो N ही है। ओके, ये H नहीं है, N है, सॉरी, N, यस N, फिर R, फिर O, फिर M Q P, यही राइट आंसर हो गया, यही। देखो ये तो रॉन्ग हो गया ना, देखो O, ये रहा O, फिर आ रहा है M, ठीक है, Q आ रहा है, फिर N नहीं आ रहा, P आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। देखो N, ये रहा N के बाद आ रहा है R, P नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये भी रॉन्ग हो गया। ये देखो O, ठीक है, ये रहा O, एंड देन M, ये रहा M, फिर Q, P N नहीं आ रहा, N आ रहा है। अच्छा ये भी देखो, अरे ये भी कैसे गलत सही हो गया। O, फिर M, देन Q, देन P, फिर N और फिर R, ये भी राइट आंसर है। चलो इसको देखो आप, इसे N, ओके, इसको आप N नहीं मानोगे तो N, फिर R, फिर O, फिर M, फिर Q एंड फिर P, ये सी दोनों राइट आंसर है। हो सकता है इसको H मान लिया गया हो, राइट। तो इसलिए मैं, अगर ये H है तो A हटाना पड़ेगा मेरे को, एंड मैं आंसर C करके आ जाऊँगा। कुल मिला के मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, राइट, कि HFR के अंदर कौन सबसे पहले जीन किस तरीके से ऑर्डर में ट्रांसफर होगी, इसी तरीके से ट्रांसफर होगी। डन ना? हमें सिर्फ एक बार सीक्वेंस लिखना है, राइट, फिर सीक्वेंस को हमें कंपेयर कर लेना है। गॉट द पॉइंट? सो DNA फ्रॉम ए स्टेन ऑफ बैसिलस सबटिलिस विद जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है एक बैक्टीरिया का, तो हम इसको यूज में लेके जा रहे हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेन विद जीनोटाइप। ये देखो दूसरा वाले का जीनोटाइप ये वाला था। अब हमें को ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। हमने देखा कि A+ एंड B+ का को ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं, इसका मतलब A B+ के पास में नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे पास में हम। तो हमें तो सिर्फ यस वालों को देखना है, बस यस वालों को देखना है। तो इसका मतलब A D के पास में, तो मैं तो लिखूंगा A एंड देन D। A E के पास में भी है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ E, A के पास में। फिर B C के पास में है। अब B और C तो अभी कुछ कह ही नहीं सकते कहाँ पर B है कहाँ पे C है, तो मैंने इस पॉइंट को एक बार, मुझे नहीं पता B एंड C, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं दूसरी जगह लिख लो B और C, राइट, क्योंकि B और C इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं ना, कि क्योंकि यहाँ पे तो कहीं A B, हाँ अगर कहीं यहाँ पे कहीं B आ जाए, B अगर D के पास में हो तो मैं आगे C लगा दूंगा, राइट। अगर E के पास में अगर B आ जाए तो मेरे को एक और चाहिए, बस B और E पास में देखें, राइट, ये तो इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, इसका मतलब B और E क्या है बताओ, पास में है ना, तो B और E, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा B और उसके साथ में लिख दूंगा मैं C। चलो और कंफर्म कर लेते हैं, देखो C और E पास में, ये देखो वाकई में ओके, C और E पास में है,
इसका मतलब ये सी में यहां नहीं लिख सकता, सी मेरे को यहां लिखना पड़ेगा। ये तो ई था ना, सी और ई पास पास में है, तो फिर बी और ई भी तो पास पास में है ना। बी एंड ई के ऊपर यस है, सी एंड ई पे भी यस है। ओके, बी और ई के साथ में है, बी एंड ई के साथ में यस ये है, राइट। तो और ई और सी के साथ में भी यस है, ठीक है। इसका मतलब दो ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला ऑर्डर होगा एक तो। अब आप इसको कहीं से पढ़ सकते हैं, मैं सबसे पहले सी से पढ़ लेता हूँ। या तो ये वाला ऐसा होगा, या तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो सी बी ई ए डी, ओके राइट। या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो, या फिर इसने लिखा है देखो सी और ई पास पास में, सी और ई भी पास पास में, तो मैं बी को थोड़ा सा आगे करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा बी और फिर मैं लिखूंगा सी ई ए और डी, या फिर ये होगा। चलो देख लेते, देखो बी बी सी सी ई ई और ए डी, बी बी सी ई ए डी, ये ठीक है। तो इसका मतलब ये राइट आंसर हो चुका सी। इसका मतलब मैं किसको राइट आंसर लगाऊंगा, तो सी को। क्यों मैंने सी को राइट आंसर लगाया, क्योंकि मेरा ऑर्डर भी यही आया, बी बी सी सी ई ई ए ए डी डी। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उनकी एक साथ जाने की टेंडेंसी होगी, इसका मतलब उन दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा। इसे ही हम को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, क्योंकि वो दोनों एक साथ जा रही है। तो हम इसको बहुत इजी वे के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कैसे कैलकुलेट किया है बताइए। हमने ऐसे कैलकुलेट किया है कि ए के साथ में डी जा रहा है, हाँ जा रहा है, ए के साथ में ई भी जा रहा है तो जाने दो, एंड देन बी के साथ में सी जा रहा है, बी के साथ में सी भी जा रहा है, एंड देन सी के साथ में ई जा रहा है, सी और ई जा रहा है, तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बीच में सी लिखता हूँ तो मैं बी सी ई ए डी कर लूँगा। इस तरीके से मैं राइट आंसर तक पहुँच जाऊँगा। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन बहुत ईजी है। डीएनए फ्रॉम ए बैक्टीरियल स्टेन दैट इज आर्जिनिन प्लस ट्रिप्टोफान प्लस और सेरिन प्लस है। ओके, सो दैट मीन्स ये एक बैक्टीरियल स्टेन था। ट्रांसफॉर्म किया हमने नेगेटिव वाले को। ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है अपटेक ऑफ द डीएनए राइट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो रिसिपिएंट तीनों के लिए नेगेटिव है, तो अभी अपटेक करेगा एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट इज ए डोनर, तो एनवायरनमेंट को डीएनए किसने दिया, बैक्टीरिया देगा ना जो पॉजिटिव होगा। तो हमने देखा को ट्रांसफॉर्म्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो मुझे आर्जिनिन प्लस और ट्रिप्टोफान बिल्कुल नहीं मिला। इसका मतलब आर्जिनिन और ट्रिप्टोफान तो बहुत दूर दूर हैं, क्योंकि को ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको नहीं मिला। लेकिन क्या आपको आर्जिनिन और सेरिन सबसे ज़्यादा कौन मिल रहा, देखो आर्जिनिन, ये देखो 2%, ओके 3% है सबसे ज़्यादा। 4% तो आपको सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, तो आप इसको तो भूल ही जाओ। 3% भी आपको सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, आप इसको भूल जाओ। ओके, और ये भी आपको सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, आप इसको भी भूल जाओ। और आपको यहाँ पे 2% मिल रहा है आर्जिनिन के साथ में सेरिन, तो अब आप ऐसे लिखोगे आर्जिनिन एंड सेरिन। अब मेरे को सिर्फ एक की पोजीशन बतानी है, बस मुझे इससे मतलब है। देखो को ट्रांसफॉर्मेशन से मैं देखूंगा, देखो आर्जिनिन एंड सेरिन तो पास पास में है। ओके, आर्जिनिन एंड सेरिन तो पास पास में है, राइट। अब मुझे ये देखना है कि ट्रिप्टोफान और सेरिन का आ रहा है इतना, ट्रिप्टोफान और सेरिन का तो इतना आ रहा है, और किसी और का तो कोई दिया हुआ भी नहीं है। तो इसका मतलब ट्रिप्टोफान और सेरिन, तो मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रिप्टोफान। इसका मतलब ऑर्डर मेरी तरफ से ये फाइनल हो चुका है। वापस से देख लेते हैं, ऑर्डर मेरी तरफ से ये फाइनल हो चुका है। इसी तरीके से ऑर्डर हम निकालेंगे। चलो हम इसको वापस से देख लेते हैं। ओके,
हम जो है वो इसको वापस से देख लेते हैं। कुछ खास नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा से हम देख लेते हैं। राइट, हम दोबारा से देखने जा रहे हैं, कुछ खास नहीं है। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा अगर आपने 2-3 चीज़ें मेरी बात मान ली तो। सबसे पहले देखो, ये 4% दिया हुआ है, को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है आर्जिनिन प्लस, तो ये फ्रीक्वेंसी मेरे कोई काम की नहीं है, क्योंकि इससे मैं ये नहीं बता सकता कि ये आर्जिनिन प्लस के साथ में कौन सी जीन गई है। लेकिन क्या ये भी मेरे काम की है? ये भी मेरे काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ओनली सेरिन प्लस के लिए लिखा हुआ है। मुझे लगा शायद ये मेरे काम की होगी, बट मैंने क्या देखा, ये ओनली ट्रिप्टोफान प्लस के लिए लिखा हुआ है, इसलिए ये भी मेरे काम का नहीं है। फिर मेरी नज़र इस पे 2 पे गई, 2 पे आर्जिनिन प्लस है और सेरिन प्लस है, इसका मतलब आर्जिनिन प्लस के पास में है सेरिन। ये मैंने इन्फॉर्मेशन काम में ले ली। अब मेरे पास में एक ये इन्फॉर्मेशन है और एक मेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन है, ये तो तीनों के लिए पॉजिटिव है, तो अगेन ये मेरे काम की नहीं रही। लेकिन मेरे पास में 0.10 एक इन्फॉर्मेशन है जिसमें ट्रिप्टोफान सेरिन के पास में, देखो इन दोनों का है ना, क्योंकि आर्जिनिन तो नेगेटिव है, इसके बारे में तो सोचना नहीं है। ट्रिप्टोफान इज लिंक्ड विद सेरिन, सो सेरिन एंड देन मैं यहाँ पर ट्रिप्टोफान लगाऊंगा, क्योंकि मैं आर्जिनिन के साथ में ट्रिप्टोफान को लिंक नहीं कर पा रहा हूँ। आर्जिनिन और ट्रिप्टोफान लिंक नहीं है, ये मेरे को यहाँ से पता लग रहा है। इसका मतलब मेरे को आर्जिनिन और ट्रिप्टोफान को दूर दूर रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पर 0.2 होता या 3 होता या 4 होता या फिर 6 भी होता, 7 भी होता, कुछ भी होता, तो मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करता। बट इसने मेरे को बोल दिया है कि आर्जिनिन और ट्रिप्टोफान के बीच में गैप नहीं है, मतलब इनका को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब गैप ही गैप है। इसका मतलब आर्जिनिन और ट्रिप्टोफान को दूर दूर रखना है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए? ऑर्डर आपको सिंपल है, आर्जिनिन सेरिन ट्रिप्टोफान, आर्जिनिन सेरिन ट्रिप्टोफान इज ऑर्डर, ये तो ठीक है, राइट। आर्जिनिन सेरिन ट्रिप्टोफान इज ऑर्डर, आर्जिनिन, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये देखो। अब नाउ विथ क्लोजेस्ट जीन कौन कौन सी है? आर्जिनिन एंड सेरिन, आर्जिनिन एंड सेरिन, ये दोनों जीन क्लोजेस्ट है। विद द क्लोजेस्ट जीन्स आर आर्जिनिन एंड सेरिन, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। ये दोनों ज़्यादा क्लोज है क्योंकि 2% है और इन दोनों के बीच में है 0.1%। तो आप बता सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा क्लोज है? आर्जिनिन के साथ में सेरिन है, क्योंकि ये दोनों तो 0.1% ही क्लोज है और ये है 2%, इसलिए राइट आंसर इज बी।